हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मित्र। मैं स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल अमिताज क्लासेज में। दोस्तों, जैसा कि आप थंबनेल में ही देख रहे हैं कि इस वीडियो में भी हम बात करेंगे मंडी परिषद परीक्षा 2019 के सामान्य ज्ञान स्पेशल के बारे में। कुछ इस तरीके से आ सकता है मंडी परिषद का पेपर अगर हम बात करें सामान्य ज्ञान का, क्योंकि अभी हम सामान्य ज्ञान को कवर कर रहे हैं। इसके जस्ट बाद हम रीजनिंग पे आएंगे, फिर साइंस पे आएंगे। धीरे धीरे करके अप्रैल के लास्ट तक हम आपको पूरा सब कुछ कंप्लीट दे देंगे, ठीक है। तो ये जो पेपर है, ये विकास दल अधिकारी का जो पेपर आया था उसी वही पेपर है। किस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए थे, क्योंकि सिमिलरिटी बहुत ज़्यादा है। अगर बात करें हम मंडी परिषद परीक्षा की और विकास दल अधिकारी के एग्ज़ाम की, तो इन दोनों में सिमिलरिटीज़ बहुत हैं। तो किस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, इन्हीं सब चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे और वो क्वेश्चंस लेंगे जो विकास दल अधिकारी में पूछे गए थे। तो आई होप आपको यहाँ से कुछ आइडिया जरूर मिल जाएगा। और अगर आपको लगता है कि अमित सर अच्छा प्रयास कर रहे हैं तो प्लीज़ लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से, ठीक है। यहाँ पे जो 51 या 52 आगे दिया रहेगा, इसको आप 1 2 मान के चलिएगा, ठीक है। इधर ना देखिएगा, आप डायरेक्ट क्वेश्चंस देखिए, क्वेश्चन किस लेवल के हैं आप ये देखिए, और आप हमें ये बताते हुए चलिएगा कि आपको कितने क्वेश्चंस हुए हैं इन 50 क्वेश्चंस में, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जिसका उपयोग डेटा संग्रहित करने, व्यवस्थित करने और हेर फेर के लिए किया जाता है। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा MS एक्सेल, ठीक है। एक्सेल जो होता है, इसी से हम डेटा को कलेक्ट करते हैं, व्यवस्थित करते हैं और फिर उसमें हेर फेर कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बात कर लेते हैं। बिटकॉइन क्या है? बिटकॉइन वो है जो डिजिटल मुद्रा का एक रूप है। डेटा संग्रहित करने की डिवाइस है नहीं, डेटा मापने की इकाई है नहीं, चिप्स के बोर में एक नियम, ऐसा कुछ नहीं है। ये डिजिटल मुद्रा का एक रूप है। आप भी जानते हैं बिटकॉइन काफ़ी ज़्यादा फेमस रहा है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था विकास दल के अधिकारी के पेपर में। तो आगे भी उम्मीद है कि इसी टाइप्स के क्वेश्चन जो भी काफ़ी पॉपुलर रहेंगे वो क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और मैं आपको लगातार अच्छे अच्छे क्वेश्चंस कराता चलूँगा, ताकि आप 10-15 मिनट में, जो ये 10-15 मिनट का सेशन होता है, इसमें आप वो क्वेश्चंस देखते चलें ताकि जो एग्ज़ाम के लिहाज से इंपॉर्टेंट हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं हम यहाँ पे। निम्नलिखित में से कौन सा डेटाबेस सॉफ्टवेयर का एक उदाहरण है? तो दैट इज ओरेकल RD, देखिए लिख दे रहा हूँ, RDBMS, ठीक है। RDBMS का फुल फॉर्म होता है दोस्तों, आप हमें कमेंट करके बताएंगे कि RDBMS का फुल फॉर्म क्या होता है। देखिए, मैं इसलिए भी आपको कुछ काम देता हूँ ताकि आप करिए, और आपको अगर आप अपने से ढूंढते हैं या अगर आपको आता है कि अमित सर ने पूछा था, तो जब भी कभी एग्जाम में आप बैठोगे तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ ये होता है, अमित सर ने पूछा था। अगर वो क्वेश्चन फंस गया तो आप गलत नहीं करके आओगे, ये मेरा भरोसा है। इसीलिए मैं कुछ होमवर्क भी आपको देता हूँ, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। वह कौन सा नियम है जो बताता है कि प्रोसेसर की गति या कंप्यूटर की समग्र प्रसंस्करण शक्ति प्रत्येक 2 वर्ष में दुगनी हो जाएगी? यानी कि दोगुनी का मतलब क्या है? ये क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा के भी पूछा जा सकता है कि वह कौन सा नियम है जो बताता है कि कंप्यूटर हर 2 साल में, मतलब प्रत्येक 2 वर्ष में थोड़ा सा अपग्रेड होगा, यानी कि हर साल थोड़ा थोड़ा अपग्रेड होगा। तो वो नियम है दोस्तों मूर का नियम, ठीक है। मूर कौन थे? मूर थे इंटेल के संस्थापक। इन्होंने एक नियम दिया था कि हर 2 साल में कंप्यूटर थोड़ा बहुत ना कुछ तो अपने आप को अपग्रेड तो करता ही चलेगा। यहाँ पे दिया है कि 2 वर्ष में 2 गुनी हो जाएगी, ठीक है। तो ये था मूर का नियम और ये इंटेल के संस्थापक थे, ठीक है। चलिए आगे हम बात कर लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का एक उदाहरण है? तो वो है लिबर ऑफिस, ठीक है। लिबर ऑफिस ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का एक उदाहरण है। विंडोज़ 10 या एडोब प्रोफेशनल नॉर्टन एंटीवायरस किसी एक पर्सनल कंप्यूटर में यूज़ होता है, ठीक है। जिसमें यूज होता है सिर्फ उसी में काम कर सकते हैं, बाकी सब में यूज़ कर सकते हैं, लेकिन किसी एक से नहीं, ठीक है। तो आप ये देखिए कि कई क्वेश्चंस यहाँ पे जो निकल के आ रहे हैं वो कंप्यूटर से भी है और एक लेवल के हैं, ठीक है। तो आपको कहीं ना कहीं कंप्यूटर की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो मैं कंप्यूटर के कुछ वो क्वेश्चंस दूंगा जो हाल फिलहाल के एग्जाम में पूछे गए थे, ठीक है। तो अगर आपको लगता है कि अमित सर जो कर रहे हैं वो थोड़ा बहुत सही है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि अगर हमसे जुड़े रहेंगे तो चीज़ें आपको मिलती रहेंगी, ठीक है। चलिए आगे बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। उत्तर प्रदेश किस कढ़ाई शैली के लिए विश्व प्रसिद्ध है? ठीक है, उत्तर प्रदेश किस कढ़ाई शैली के लिए विश्व प्रसिद्ध है? तो वो दोस्तों है चिकन कारी। कारी करी दोनों हो सकता है। ये एक कढ़ाई है, किस में होती है? कपड़े में होती है। कहाँ होती है? लखनऊ में होती है, ठीक है। लखनऊ में होती है चिकन कारी। ये कपड़ा आता है और काफ़ी मुलायम होता है। इसका सूट बहुत अच्छा बनता है लड़कियों के लिए, ठीक है। लड़कों के लिए भी बनता है ये सब, कुर्ता पैजामा जो टाइप का होता है, इसी टाइप के कपड़े मिलते हैं, ठीक है। मुझे जहाँ तक आइडिया है, हो सकता है कुछ और भी बनता हो, लेकिन ये लखनऊ में है और मतलब मैंने लेके गिफ्ट किया था अपनी सिस्टर को, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं।
बीएचयू किस शहर में स्थित है? तो दोस्तों बीएचयू जो है वो है वाराणसी में। इसका नाम क्या है? बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। अब आपको थोड़ा सा मैं और बता दूं कि वाराणसी जो है यानी कि बीएचयू जो है वो 1960 में बना था। ठीक है, एग्जाम में पूछा गया था, अगर आपने इलाहाबाद हाईकोर्ट एआरओ का पेपर दिया होगा तो 1916 में बीएचयू का निर्माण हुआ था। किसने कराया था? मदन मोहन मालवीय जी ने। ठीक है, मदन मोहन मालवीय जी ने कराया था। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा लिखने में दिक्कत हो रही। आई होप आपको यहाँ पे समझ में आ गया कि बीएचयू के बारे में। ठीक है, तो बीएचयू जो है वो वाराणसी में है, 1916 में बनाया गया था, मदन मोहन मालवीय जी ने बनवाया था। ठीक है, चलिए आगे हम बात कर लेते हैं यहाँ पे। रामलीला और लीला उत्तर प्रदेश में किसके उदाहरण है? तो ये लोक नाटक और लोक नृत्य शैली। रामलीला जो है ये लोक नाटक है, मतलब उत्तर प्रदेश में लगभग हर जगह रामलीला होता है। कब? विजयदशमी पे। और ये जो रासलीला है इसी को हम कहते हैं कृष्ण लीला। ठीक है, कृष्ण लीला के नाम से भी रासलीला को जानते हैं और ये कृष्ण जन्माष्टमी पे मनाया जाता है। ठीक है, तो आई होप आपको ये दोनों चीज़ें समझ में आ गई। लोक नृत्य शैली है रासलीला और रामलीला लोक नाटक है। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं। जनसंख्या के मामले में उत्तर प्रदेश भारत के राज्यों में किस पायदान पर है? तो उत्तर प्रदेश भारत में नंबर 1 पे है। ये तो सिंपल सा क्वेश्चन था, लेकिन मैं थोड़ा सा आपको और बता दूं कि अगर बात करें नंबर 2 की तो यहाँ पे है महाराष्ट्र। ठीक है, हाँ 2-3 तक आप याद रखिएगा जब भी पढ़िएगा। मैं आपको जो जनगणना का वीडियोस दूंगा आगे, तो उसमें मैं आपको बताऊंगा कि मतलब सिर्फ पहला राज्य पता होना जरूरी नहीं है। पहला राज्य सभी को पता होता है लगभग, दूसरा तीसरा चौथा पांचवा तक हम आपको हर चीज़ों में गिनाएंगे। ठीक है, ताकि आपको अगर दूसरा तीसरा भी पूछता है या क्रमवार भी पूछता है तो आप वो चीज़ें बता सको। बात करते हैं यहाँ पे तीसरे नंबर की, तो तीसरे नंबर पे है बिहार। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार। ठीक है, चलिए आगे हम बात कर लेते हैं। यहाँ पे मुरादाबाद किसके लिए फेमस है? तो मुरादाबाद जो है दोस्तों, एक सेकेंड, मुरादाबाद किसके लिए फेमस है? तो मुरादाबाद जो है वो धातु की कलाकृतियों के लिए फेमस है, पीतल हस्तशिल्प। ठीक है, पीतल का यहाँ पे, पीतल पे ज़्यादा हस्तशिल्प होता है और यही जो है मुरादाबाद ही पीतल हस्तशिल्प के निर्यात के लिए भी प्रसिद्ध है। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश से भी काफ़ी क्वेश्चंस निकल के आ रहे हैं। यहाँ पे एक डायरेक्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में एकमात्र तेल रिफाइनरी कहाँ पर स्थित है? तो वो है मथुरा। और इलाहाबाद हाईकोर्ट एआरओ के एग्जाम में भी ये पूछा गया था। तो समझ सकते हैं कि क्वेश्चन जो हैं वो रिपीट मोड में है। ठीक है, तो अगर आप हाल फिलहाल में जितने भी पेपर हुए ना उनके जीएस अगर कर लेते हो आप, तो मैं आपको बताऊँ एग्ज़ाम में जब आप देने जाओगे, मंडी परिषद का हो गया या फिर लोअर पीसीएस का, 5 से 6 क्वेश्चन 7 क्वेश्चन ऐसे फंसेंगे जिनकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते हो। और मैं बताऊं यही 5-6 क्वेश्चन आपको आगे, मतलब आपको लगेगा जब रिजल्ट आएगा कि ये 5-6 क्वेश्चन जो थे, जो नहीं आते थे लेकिन आ गए थे सिर्फ प्रीवियस ईयर के पेपर लगाने के चक्कर में, कितना बेनिफिट हुआ है। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं। यहाँ पे हम निम्नलिखित में से कौन सा विश्वविद्यालय 1917 में सेंट्रल हिंदू कॉलेज के साथ अपने प्रथम घटक कॉलेज के रूप में शुरू किया गया था? दोस्तों ये था बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। जो ये हिंदू कॉलेज था, मैंने हिंदू कॉलेज पे थोड़ा सा टिक किया है, इसका निर्माण भी पूछा जाता है। ठीक है, 1916 में बीएचयू बना था, 1917 में ये हिंदू कॉलेज था, इसका नाम, इसको हिंदू कॉलेज था। ठीक है, इसको बनवाया था श्रीमती एनी बेसेंट जी ने। ठीक है, तो एग्ज़ाम में ये भी रहता है और ये कंफ्यूज करता है। ठीक है, तो एनी बेसेंट थी हिंदू कॉलेज की संस्थापक। ठीक है, उत्तर प्रदेश में किस धर्म के अनुयायी सबसे ज़्यादा हैं? तो सबसे ज़्यादा है हिंदू। उसके बाद अगर हम बात करें तो इस्लाम धर्म के हैं। ठीक है, हिंदू के बाद इस्लाम धर्म में है सब ज़्यादा। आप भी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश की जो भाषा है, राजकीय भाषा, अगर हम उसकी बात करें तो सबसे पहला हिंदी है, तो दूसरा उर्दू आता है, क्योंकि यहाँ पे इनकी बहुलता है तो उर्दू को भी किया गया। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा उत्तर प्रदेश में सबसे कम लोगों द्वारा बोली जाती है? क्वेश्चंस पढ़ते हुए चलिएगा। ठीक है, नहीं कभी कभी क्या होता है ना, ऐसे क्वेश्चंस हम लोग देखते हैं तो तुरंत कर देते हैं हिंदी, हमने ये देखा ही नहीं कि कम। ठीक है, तो सबसे कम बोला जाता है संस्कृत। ठीक है, आप भी जानते हैं कि संस्कृत का यूज बहुत रेयर शुरू हुआ है, मतलब रेयर है अब। शायद हमें लगता है कि जहाँ पे संस्कृत पढ़ाई जाती होगी वो विश्वविद्यालय में भी नहीं बोला जाता होगा, डिपार्टमेंट में बोला जाता होगा, अलग बात है। ठीक है, वैसे बहुत कम लोगों द्वारा बोला जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी फसल उत्तर प्रदेश में आमतौर या व्यापक रूप में नहीं उगाई जाती है? यानी कि वो कौन सी फसल है इन चारों में जो यूपी में नहीं उगाई जाती है? तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा कपास। क्योंकि उत्तर प्रदेश की बात करें तो जब उत्तर प्रदेश की कृषि का वीडियो हम देखेंगे तो उसमें हम आपको बताएंगे कि गेहूँ, चावल और तिलहन के साथ साथ जौ और गन्ना भी काफ़ी व्यापक रूप में उत्तर प्रदेश में उगाया जाता है। ठीक है,
तो कपास कपास कहाँ पे होता है, तो ये भी हम आपको बताते चले, क्योंकि आप में से बहुत से लोगों ने हमें कमेंट करके बोला था कि सर थोड़ा सा व्याख्यानात्मक रूप में बताया करिए, यानी कि क्वेश्चंस को व्याख्यान करते हुए चला करिए, उससे रिलेटेड जो भी थोड़ा सा और डिटेल रहा करे तो वो भी बताया करिए। तो मुझे लगा कि क्यों ना, ये बहुत अच्छा आइडिया है। तो यहाँ पे हम आपको बताते हैं कि कपास जो है गुजरात और महाराष्ट्र में काफ़ी अच्छे से उगाया जाता है। ठीक है, चलिए आगे हम यहाँ पे बात कर लेते हैं। निम्नलिखित में से किस नेता को नेताजी कहा जाता था, तो ये तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस को कहा जाता था। चलिए, किसने इनको नेताजी कहा था, ये आपका होमवर्क है। ठीक है, ये आपका होमवर्क है कि सुभाष चंद्र बोस को नेताजी की उपाधि किसने दिया था। यहाँ पे देखिए मोहम्मद अली जिन्ना है, इनको भी एक नाम दिया जाता था, नाम था इनका कायदे आजम। ठीक है, उसके बाद महात्मा गांधी की तो आपको पता ही है कि राष्ट्रपिता कहा जाता था। तो ये चीज़ें आपको पता है। आप हमें होमवर्क में क्या है, सुभाष चंद्र बोस को नेताजी की उपाधि किसने दी थी। निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के में क्रांतिकारी नेता नहीं थे, तो वो थे गोपाल कृष्ण गोखले। आपको लगेगा अरे ये तो गांधी जी के गुरु जी थे, तो दोस्तों वो गांधी जी के सिर्फ गुरु जी ही थे, कोई क्रांतिकारी नहीं थे, ऐसा किताबों में कहा जाता है। ठीक है, तो ये किसके गुरु थे, गांधी जी के गुरु थे। ठीक है, राजनैतिक गुरु लिखा रहेगा कि गांधी जी के राजनैतिक गुरु कौन है, तो आप वहाँ पे दोगे कि गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है, जलालुद्दीन मोहम्मद किस नाम से प्रसिद्ध था। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है ये। अकबर को जलालुद्दीन मोहम्मद कहा जाता था। खगोलविद वराहमिहिर और कवि कालिदास, ठीक है, किसके दरबार के हिस्सा थे, तो वो थे विक्रमादित्य के। ठीक है, 1917 में चंपारण सत्याग्रह किस राज्य में प्रारंभ किया गया था, तो चंपारण जो था दोस्तों ये हुआ था बिहार में। ठीक है, चंपारण सत्याग्रह कहाँ से शुरुआत हुआ था, बिहार से हुआ था। और अगर हम बात करें तो अगले क्वेश्चन की, तो अंग्रेज़ों से आज़ादी के लिए लड़ रहे भारतीयों द्वारा उठाई गई शपथ कि वे सिर्फ भारतीय निर्मित सामानों विशेष रूप से कपड़ों का उपयोग करेंगे को किस आंदोलन कहा जाता था, तो स्वदेशी आंदोलन कहा जाता था। ठीक है, आगे जो भी बाबा रामदेव की बात कर लीजिए या फिर राजू दीक्षित जी थे, उन्होंने कहा था कि स्वदेशी अपनाओ। यही से इन्होंने मतलब काफ़ी कुछ सीखा था कि स्वदेशी का क्या महत्व है, और इसीलिए अंग्रेज़ों का सब सामान उन्होंने मतलब भारतीयों ने जलाया था कि हम सिर्फ स्वदेशी यूज करेंगे। और मेरे हिसाब से स्वदेशी जितना संभव हो सके, देखिए पूर्णतः तो आप स्वदेशी नहीं हो सकते, कई चीज़ें ऐसी हैं जहाँ पे आपको बाहर की चीज़ें लेनी ही पड़ेगी। तो स्वदेश की ही चीज़ें अगर आप अधिक से अधिक करेंगे तो जाहिर सी बात है कि सही होगा। मैं कई बार कहता हूँ कि आप जो ये पेप्सी होता है या फिर कोका कोला वगैरह, इन सब का बहिष्कार ना करिए, लेकिन कम कर दीजिए अगर आप करते हैं तो। इसकी जगह गन्ने का जूस वगैरह पीजिए थोड़ा सा, तो अपने लोगों का भी काम होगा। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं। सिपाही विद्रोह किस वर्ष हुआ था, तो सिपाही विद्रोह जो हुआ था वो दोस्तों हुआ था 1857 में, मंगल पांडे। ठीक है, वो उसकी भूमिका में अव्वल थे। विश्व में सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान कौन सा है, तो दोस्तों वो है सहारा। सहारा सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान है। चलिए आगे बात कर लेते हैं। दर्रा तिब्बत के साथ सिक्किम राज्य को जोड़ने वाली भारत चीन सीमा कौन सी है, तो वो है नाथुला। आगे बात करते हैं भारत के किस राज्य में सबसे ज़्यादा बांध है, तो वो राज्य है दोस्तों महाराष्ट्र, जहाँ पे करीब 1800 बांध है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये, और एग्ज़ाम में पूछा भी गया था अभी जो CPO का पेपर हुआ था उसमें, कि भारत के किस राज्य में सबसे ज़्यादा बांध है। ठीक है, चलिए उसके बाद अगर हम बात कर ले तो नंबर 1 पे महाराष्ट्र है, तो नंबर 2 और 3 पे कौन है, तो नंबर 2 पे है मध्य प्रदेश, और नंबर 3 पे है गुजरात। ठीक है, अगली बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की। तो यहाँ पे देखिए, पृथ्वी का कठोर बाहरी हिस्सा जिसमें क्रस्ट और वायतम मेंटल शामिल हैं उसे क्या कहा जाता है, तो उसे कहा जाता है स्थल मंडल। ठीक है, काराकोरम पर्वत श्रृंखला में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो वो है K2 जो कि है 8611 मीटर की। ठीक है, चलिए स्वीडन की राजधानी का क्या नाम है, तो स्वीडन की राजधानी जो है स्टॉकहोम है। ये आपको मिल जाएगा बहुत जल्द जब हम वीडियोस बनाएंगे द्वीप वाइज। ठीक है, जिसमें हम बात करेंगे कि एशिया का सभी देशों की राजधानियां पता करेंगे, फिर उसके बाद ऑस्ट्रेलिया पे जाएंगे, धीरे धीरे चले जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं। भारत में राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है, तो वो होता है 5 वर्षों का। सिंपल सा क्वेश्चन है। किस नए राज्य के गठन के लिए भारतीय संविधान की किस अनुसूची में संशोधन की आवश्यकता होती है, तो वो क्वेश्चन है दोस्तों प्रथम। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं। वर्ष 2018 में, एक सेकेंड, वर्ष 2018 में पंचायती राज की कौन सी सालगिरह मनाई गई, तो ये थी 25वीं। ठीक है, इसको
25 जैसे होता है तो उसको कहते हैं रजत जयंती। तो अगर रजत रहता है तो भी आप करोगे। 50 वर्ष हो जाता है तो उसको कहा जाता है स्वर्ण। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा, कन्फ्यूज मत होइएगा। ये थोड़ा सा पेज थोड़ा सा धूमिल सा हो गया, लेकिन मैं क्वेश्चन पढ़ के बताऊंगा और आपको यहाँ पे समझ में आता चलेगा। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पद पर नियुक्ति के पात्र बनने के लिए किसी जज को उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में कितने वर्ष की सेवा आवश्यकता होती है। ये क्वेश्चन इलाहाबाद हाईकोर्ट ARO में भी पूछा गया था, तो इसीलिए मैं आपको यहाँ पे होमवर्क दूंगा ये। ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ कि कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन आपको होमवर्क में दूँ। अगर आपको ये लगता है कि मैं बता नहीं पाऊंगा तो गलत है यार। देखो, मैं सब कुछ लेके बैठा हूँ तो बता सकता हूँ, हालांकि पढ़ा भी हूँ तो जाहिर सी बातें बता सकता हूँ। तो 3 क्वेश्चन होमवर्क में हो गए हैं, आगे देखते हैं कौन सा क्वेश्चन देने लायक है, वो मैं आपको देता रहूँगा। ठीक है, सिंपल से क्वेश्चन है, आप इसका कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा कि कितना है। एक सेकेंड, ऑप्शन में बता देता हूँ, 20 वर्ष, 5 वर्ष, 15 वर्ष और 10 वर्ष। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं। यहाँ पे हम निम्नलिखित में से कौन सा गांधीवादी दर्शन का हिस्सा नहीं है। तो गांधीवादी दर्शन का नहीं है, वो है व्यवसाय। ठीक है, चलिए यहाँ पे आगे हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। किस सामाजिक सुधारक और राजनेता को प्यार से लोग बाबा साहब कहते थे। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बाबा साहब कहा जाता था। अम्बेडकर जी को भारत की आबादी की औसत आयु कितनी, देखिए औसत आयु की बात हो रही है यहाँ पे, 25 से 30 साल है। ठीक है, 25 से 30 साल है औसत आयु सीमा। 2017 में दर्ज भारत में शहरीकरण की स्थिति क्या है। तो 30 से 35%। किस वर्ष भारत के बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था सबसे पहले। तो वो हुआ था 1969 में। ठीक है, जुलाई 2018 के अनुसार भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन है। तो जब ये विकास दल का पेपर हुआ था तब तो उर्जित आर पटेल थे, बट अभी कौन है, अभी आपको भी पता है कि शक्तिकांत दास हैं। ठीक है, शक्तिकांत दास हैं RBI के गवर्नर। चलिए ठीक है, आगे बात कर लेते हैं। फीफा विश्व कप 2018 के विजेता कौन है। तो ये है यहाँ पे, देखिए फ्रांस तो विजेता है। ठीक है, और ये क्वेश्चन अभी जो पेपर हुआ था एयरफोर्स का, ठीक है, उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया था और फ्रांस जीता था किसको हरा के, क्रोएशिया को हरा के। ठीक है, तो क्रोएशिया हार गया था, ये नंबर 1 पे था, ये नंबर 2 पे था। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं। विंबलडन 2018 महिला एकल के विजेता कौन थी। तो एंजेलिक कर्बर थी जो यहाँ पे विजेता थी, किसका, विंबलडन 2018। और लंदन और जितने भी टेनिस प्रतियोगिता है 2018 में जो हुए थे उसका वीडियो हमने आपको प्रोवाइड किया है, अगर आपने नहीं देखा है तो वो देख लीजिए, आपको यहाँ से जुड़े सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। ठीक है, 2018 में किस देश ने शून्य सहनशीलता सीमा परिवर्तन कार्यक्रम लागू करके लगभग 3000 बच्चों को उनके परिवारों से अलग कर दिया। तो वो है अमेरिका। ठीक है, अमेरिका ने यही शून्य सहनशीलता की थी जिसकी वजह से 3000 बच्चों को उनके परिवारों से अलग कर दिया गया था। और मुझे लगता है कि इस पूरे उसमें अमेरिका इस समय एक ऐसे आदमी के हाथ में है जो सिर्फ अमेरिका के बारे में सोचता है, उसके लिए मानवता और सब चीज़ें मायने नहीं रखती, उसका देश सही है बस, क्योंकि ट्रम्प थोड़ा सा वैसे ही है सनकी टाइप के। चलिए आगे बात कर लेते हैं, सनकी नहीं है, सही है। ठीक है, टेस्ला इंक के मुख्य कार्यकारी अधिकारी निम्नलिखित में से कौन है। तो एलोन मस्क हैं। अगर आप नेट पे पॉपुलर होंगे, मतलब थोड़ा सा देखते होंगे इंटरनेट वगैरह ज़्यादा, तो आपको एलोन मस्क को के बारे में पता होगा, काफ़ी पॉपुलर है ये। ठीक है, चलिए एंथनी बोर्डन जिनकी 2018 में हुई अचानक मृत्यु सुर्खियों में थी, वो वास्तव में क्या थे। तो एक शेफ थे, प्रसिद्ध शेफ थे। ठीक है, वो एंथनी बोर्डन। तो एग्ज़ाम में जो होगा आपका, तो वहाँ से थोड़ा सा क्वेश्चन जो हाल ही में निधन हुआ होगा वहाँ से भी पूछे जाने की पूरी उम्मीद है। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं। जून जुलाई 2018 में निम्नलिखित में से किस देश में 13 लड़के बचाए जाने से पहले 2 सप्ताह तक एक कठिन गुफा में फंसे रहे। तो वो यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों थाईलैंड। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा, यहाँ एक भारत है जहाँ पे चलिए बात ही नहीं करेंगे, छोड़िए। राष्ट्रीय कृषि बाजार NAM क्या है। ठीक है, ये कृषि उपज के लिए राष्ट्रीय ई व्यापार मंच है। ठीक है, आगे हम देख लेते हैं। भारत द्वारा निर्यात की जाने वाली शीर्ष 5 वस्तुओं में से कौन से 2 कृषि के उत्पाद हैं। तो वो हैं चावल और चीनी। ठीक है, भारत की जनसंख्या का कितना प्रतिशत रोजगार के लिए कृषि क्षेत्र पर निर्भर है। ठीक है, तो वो है 45 से 55%। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं। सर्दियों में उगाई जाने वाली फसलें जिनकी वसंत में कटाई की जाती है कौन सी फसलें कहलाती हैं। तो वो होती हैं रबी फसल। देखिए रबी फसल हो गया या खरीफ फसल हो गया और जायद फसलें हो गई, नकदी फसलें हो गई, इन सब पे आपको एक वीडियो मैंने प्रोवाइड किया है। आप हमारे चैनल को थोड़ा सा खंगालेंगे, जाहिर सी बात है आपको वो कंटेंट मिलेंगे जो एग्जाम के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। अगर आप देखेंगे मेरे कंटेंट देखने के बाद इस वीडियो को देखेंगे तो आपको लगेगा कि हमीद सर ने जो बताया करीब 6 से 7 8 क्वेश्चन के ऊपर करीब 10
से 12 क्वेश्चन तक यहाँ पे फंस रहे हैं, ठीक है। और अभी हमने उस टाइप का आपको दिया नहीं है कंटेंट, आगे धीरे धीरे मैं देता रहूँगा और जाहिर सी बात है कि आपके लिए वही कंटेंट दूंगा जो एग्जाम के लिहाज से इंपॉर्टेंट हो जाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद हाल ही में समाचारों में किन कारणों से था, तो वो था संयुक्त राज्य अमेरिका ने इजराइल पर निर्णयों से संबंधित मुद्दों की कार्य परिषद छोड़ दी है, ठीक है। तो अमेरिका तो छोड़ा ही था, साथ में इजराइल भी बाद में छोड़ दिया था, ठीक है। भारत का पहला राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थापित किया जा रहा है दोस्तों, तो वो है मणिपुर। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है और मैं खुद इसको कम से कम 3-4 बार अलग अलग टॉपिक्स में बता चुका हूँ, ठीक है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि भारत का पहला राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थापित किया गया है, तो वो है मणिपुर। आई होप ये जो 50 क्वेश्चंस हैं यहाँ पे आपको अच्छे लगे होंगे और आपको पता हो गया होगा एक लेवल, ठीक है। कितने क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किए इसका जवाब हमें जरूर दे दीजिएगा और आपको वीडियोज़ हमारे कैसे लग रहे हैं इसका हमें ज़रूर जवाब दीजिएगा, ठीक है। तो वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, धन्यवाद।